सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय साइंसोपीडिया की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे मैटर इन और सराउंडिंग्स पार्ट 5 के बारे में। आज हम इस चैप्टर के बाकी रिमेनिंग सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जिसने वो क्लास मिस की है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लेना। लेकिन इससे पहले हम आज की क्लास शुरू करें, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन से आपके फोन की घंटी बजती रहे। तो चलिए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अब हमारे पास है, गिव रीजंस टू जस्टिफाई। हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, हमने दो रीजंस देने हैं इनको जस्टिफाई करने के लिए कि ऐसा क्यों होता है। ए पार्ट है हमारे पास, इसमें वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। रूम टेम्परेचर पर पानी लिक्विड की शक्ल में होता है, क्यों? तो रूम टेम्परेचर पर पानी लिक्विड की शक्ल में इसलिए होता है क्योंकि पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से कम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे या 273 केल्विन पे आइस जो है वो वाटर में तब्दील होना शुरू हो जाती है। तो क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है, इसीलिए पानी जो है लिक्विड की शक्ल में होता है एट रूम टेम्परेचर। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है पहले है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लोअर देन रूम टेम्परेचर। दूसरा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज लेस एट रूम टेम्परेचर। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है एट रूम टेम्परेचर। वो कम क्यों होती है? जब आइस से पानी बनेगा, आइस से लिक्विड बनेगा, तो क्या करेगा? वो आइस हीट एब्जॉर्ब करेगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो एब्जॉर्ब करेगी, उससे उसके मॉलिक्यूल्स की, वाटर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी, जिससे वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। जब दूर चले जाएंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगी, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगी तो वो फ्लो करना शुरू करेंगे। इसीलिए पानी जो है लिक्विड की शक्ल में होता है एट रूम टेम्परेचर। बी पार्ट है, एन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एक लोहे की अलमारी है, अलमीरा है हमारे पास, वो सॉलिड की शक्ल में होता है एट रूम टेम्परेचर, क्यों? एन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज, वो इसलिए क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज मच हायर देन रूम टेम्परेचर। लोहे का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये सॉलिड की शक्ल में है। दूसरा क्या है? दूसरा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आयरन इज हाई एट रूम टेम्परेचर। क्योंकि अभी ये फ्यूजन नहीं हुई है, सॉलिड की फ्यूजन नहीं हुई है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है इसका, तो उतना टेम्परेचर रूम का नहीं है। तो क्या हुआ है? फ्यूजन नहीं हुई है तो हीट ऑफ फ्यूजन इसने एब्जॉर्ब नहीं की है, सॉलिड ने हीट ऑफ फ्यूजन एब्जॉर्ब नहीं की है। इतनी हीट नहीं है कि वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है? जिससे वो एक जगह पे फिक्स्ड रहते हैं और इधर उधर नहीं हिलते हैं, पार्टिकल्स इधर उधर हिलते नहीं हैं, जिससे एक डेफिनेट शेप में अलमीरा रहता है। समझ में आ गई बात? अब क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई आइस एट 273 केल्विन इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। 273 केल्विन का मतलब हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। कहता है कूलिंग के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर वाटर को भी हम 273 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे तो वो कम इफेक्टिव है, क्यों? अब देखो, आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एब्जॉर्ब करेगी सरफेस से, जिस भी सरफेस पे होगी उस सरफेस से वो हीट एब्जॉर्ब करेगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि 0 डिग्री पे क्या होती है? स्टेट चेंज होने शुरू होती है, तो वो हीट एब्जॉर्ब करके लिक्विड के फॉर्म में आएगी, तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगी, इसीलिए इफेक्टिव कूलिंग करेगी। क्योंकि जिस सरफेस पे ये रखी जाएगी वो सरफेस से हीट एब्जॉर्ब करेगी वाटर की शक्ल में आने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पे, 273 डिग्री केल्विन पे, 273 केल्विन पे। तो क्या है? वो हीट एब्जॉर्ब करेगी, इसीलिए वो इफेक्टिव कूलिंग करती है बनिस्बत पानी के, क्योंकि पानी ने हीट ऑफ फ्यूजन एब्जॉर्ब करके वो चेंज हुआ है। अब हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो नहीं करेगा एब्जॉर्ब, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना टेम्परेचर नहीं है कि वो वेपोराइज हो जाए। तो आइस जो है वो पानी में कन्वर्ट हो सकती है, वो हीट ऑफ फ्यूजन एब्जॉर्ब करेगी सराउंडिंग से, जिससे वो ज़्यादा इफेक्टिव कूलिंग कर सकती है। आंसर में वही लिखा है, द आइस एट 273 केल्विन इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर बिकॉज आइस एब्जॉर्ब हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फ्रॉम सराउंडिंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की बात करते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम, किससे ज़्यादा सीवियर बर्न्स काज होते हैं, बॉइलिंग वाटर से या स्टीम से। तो बॉइलिंग वाटर की अगर हीट की बात करें तो उसमें काफ़ी हीट होती है, लेकिन स्टीम में उससे भी ज़्यादा हीट होती है। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग वाटर जो है वो हीट ऑफ वेपराइजेशन एब्जॉर्ब करके वेपर्स बनते हैं, ठीक है। बॉइलिंग वाटर में हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं है, लेकिन वेपर्स जो हैं वो हीट ऑफ वेपराइजेशन को एब्जॉर्ब करके स्टीम बनी हुई है। स्टेट चेंज होने के लिए हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए लिक्विड से गैस में, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो स्टीम है उसमें ज़्यादा एनर्जी है, उसके मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा एनर्जी, वो ज़्यादा गर्म है। तो जब वो किस सरफेस पे पड़ेंगे तो क्या होगा, वहाँ से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब ज़्यादा बर्न काज करेंगे, ठीक है, ज़्यादा सीवियर बर्न काज करेंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ भी लिखी है, स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर बिकॉज molecules of steam has higher energy absorbed in form of latent heat of vaporization, क्योंकि उनमें ज़्यादा एनर्जी है, हीट ऑफ वेपराइजेशन एब्जॉर्ब किए तो उनमें ज़्यादा एनर्जी है, इसलिए वो ज़्यादा सीवियर बर्न्स काज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, हमने यहाँ पर ये जो ABCDEF दिया हुआ है इनके नाम लिखने हैं। सॉलिड से लिक्विड में स्टेट चेंज हुई है और लिक्विड से गैस में स्टेट चेंज हुई है। तो सबसे पहले ए पार्ट जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन, ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन एब्जॉर्ब करने के बाद सॉलिड लिक्विड में तब्दील हो जाता है। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने को क्या कहते हैं, हम कहते हैं वेपराइजेशन, या बॉइलिंग पॉइंट से अगर नीचे होती है तो हम कहते हैं एवापोरेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बी का वेपराइजेशन और एवापोरेशन। तो सी पार्ट में गैस से लिक्विड बनने को क्या कहते हैं, गैस से लिक्विड बनने को हम कहते हैं कंडेंसेशन, वेपर्स का ठंडा होना, लिक्विड में तब्दील हो जाना, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, या हम उसको कहते हैं लिक्विफेक्शन, ठीक है, लिक्विड में तब्दील करना, उसको हम लिक्विफेक्शन भी कहते हैं। अब लिक्विफेक्शन जो है इसमें हम करते हैं, जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना, तो इसको हम प्रेशर बढ़ाकर टेम्परेचर डिक्रीज करके लिक्विड में तब्दील करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिक्विड से सॉलिड में तब्दील हो जाना, इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। यहाँ पर ई पार्ट अब है सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनना। तो मैंने बताया था आपको, सॉलिड से अगर डायरेक्टली कोई चीज़ गैस बनती है, जैसे नेफ्थलीन है, जैसे आयोडीन है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो वहीं पे अगर गैस से सॉलिड बनता है उसको भी हम कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे CO2 भी है जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं, इसको जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, तो डायरेक्टली क्या हो जाता है, गैस से आइस में तब्दील होती है, ड्राई आइस में तब्दील होती है, और ड्राई आइस से प्रेशर जब कम हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तब्दील हो जाएगी। तो ये था इस क्लास के बारे में, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। साथ ही साथ अगर आपको मटेरियल खरीदना है, जिससे मैं ये मटेरियल कंपाइल कर रहा हूँ, जिससे क्लासेस कंपाइल कर रहा हूँ, वो किताबें आपको खरीदनी है या दूसरी चीज़ें जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ इस क्लास को कंपाइल करने में, इस क्लास को तैयार करने में आपके लिए, तो उसके बाइंग लिंक आपको भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर खरीद सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए विदा, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।